फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। इस वीडियो में हम MPSE 008 बुक का यूनिट 4 जो कि पार्ट 2 है वो करेंगे आज हम। अब तक हम इस बुक का यूनिट 4 पार्ट 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। यूनिट 4 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि राज्य का क्या मतलब होता है और राज्य की पहचान और उसकी क्षेत्रीय अखंडता क्या होती है और एक राज्य का निर्माण कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम संघ राज्य संबंध यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है और हमारे संविधान में ही यह यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के बारे में दिया गया है। संघीय संविधान एक संविदा संधि का स्वभाव लिए होता है। उसकी शर्तों में फेरबदल संघ के साथ साथ सभी अथवा बड़ी संख्या में राज्यों की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर हमें संविधान में कोई संशोधन करना है या उसकी शर्तों में फेरबदल करना है तो हम बिना राज्य की सहमति के नहीं कर सकते। हमें दोनों केंद्र और राज्य की सहमति के साथ ही यह बदलाव कर सकते हैं। संविधान आर्टिकल 246 एंड 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 246 में और संविधान के अनुसूची 7 में संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन बताया गया है कि कौन सा संघ और राज्य अपने अपने सब्जेक्ट में कानून बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि हमारा शक्ति विभाजन पर एक न्यायतंत्र नज़र रखता है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, जो केंद्र, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन लिस्ट, जिसे हम संघ सूची कहते हैं और ये सूची 1 होती है। और स्टेट लिस्ट राज्य सूची, जिसे हम सूची 2 कहते हैं। और तीसरा है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची, सूची 3। यह तीनों सूची संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है और इसके अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ऐसे विषय जो इन 3 सूचियों में से किसी में भी नहीं है, शेष विषय संघ के प्राधिकार से वास्तविक रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो इन तीनों लिस्ट में कोई भी विषय नहीं आते, वो केंद्र पे ही उनका वर्चस्व है और केंद्र ही पूरी तरह से उन पर कानून बना सकता है। किसी भी समवर्ती सूची विषय पर क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन संबंधी विवाद की स्थिति में संघ का क्षेत्राधिकार सर्वदा अभिभावी होगा। समवर्ती सूची में इसी कारण संघ राज्य संबंध धुंधले नजर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इस स्थिति में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो संघ का बनाया हुआ कानून है या उसका निर्णय है या उसका क्षेत्र अधिकार जुरिडिक्शन है, उसी को ही अभिभावी होगा, वही सबसे पहले माना जाएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हमारे संविधान में समवर्ती सूची का आइडिया हमने कौन से संविधान से लिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं भी पता तो गूगल पे सर्च करके आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे और भी लोगों को उसका आंसर पता लग जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 246 की, जिसमें हम तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट है, जो ओरिजिनली संविधान के बनने के टाइम इसमें 97 सब्जेक्ट थे। और आगे 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया जिसका नाम था टैक्सेस ऑन सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 246 हमने कर लिया, यूनियन लिस्ट भी कर लिया, स्टेट लिस्ट की बारी है। इसमें हमने स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट थे, जिसमें से 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्टेड कर दिए गए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा।
जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में एक स्पेशल प्रोविज़न आया जो नेशनल कैपिटल के रिलेशन में था, जिसमें था कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और लैंड से रिलेटेड कोई भी लॉज दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंडर में नहीं बना सकता। नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट थे। जैसा कि हमने जाना कि इसमें प्रेजेंट में 52 कैसे है कि कुछ इसमें शिफ्ट कर दिए गए, जैसा कि हमने ऊपर की लिस्ट में भी पढ़ा। मोटे तौर पर कहा जाए तो संघ को रक्षा संबंधी सभी मामलों पर अधिकार है, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट या सूचियां हैं: सशस्त्र बल व उनका प्रसरण, आणविक ऊर्जा व उसके उत्पादन हेतु आवश्यक खनिज, युद्ध व शांति, विदेशी मामले व विदेशी अधिकार क्षेत्र, अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग, नौ परिवहन। ये सारे इम्पॉर्टेंट है जो संघ को रक्षा संबंधी मामलों पर अधिकार देते हैं। इसी तरीके से राज्य अपना अधिकार क्षेत्र इन पर रखते हैं, जैसे कि आम व्यवस्था और संघ के सशस्त्र बलों को शामिल कर ना करते हुए पुलिस, उच्च न्यायालयों के अधिकारी व सेवा, कारागार, स्थानीय शासन, जन स्वास्थ्य व स्वच्छता, भारत के भीतर तीर्थ यात्रा, अपंग व बेरोजगारों को राहत। अन्य ऐसे अलग अलग जो हैं वो राज्य अपना अधिकार क्षेत्र इन पर रखते हैं। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसके मेंशन मैंने इस स्लाइड में भी कर रखा है। संसद की असाधारण शक्तियाँ, संघ की असाधारण कार्यकारी शक्तियाँ, राज्यपाल की भूमिका, प्रशासकीय संबंध, राज्यों का वित्तीय महत्व, संघ राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र। इन सारे पॉइंट्स में हम ये कवर करेंगे कि संसद और राज्य को किस किस तरीके से किस किस अधिकार क्षेत्र पर यहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और उनका कार्य क्षेत्र क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा संसद की असाधारण शक्तियाँ, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम कुछ संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा समझेंगे कि संसद की कौन सी ऐसी असाधारण शक्तियाँ हैं जो कानूनों का निर्माण कर सकती है। जैसे कि हमारा पहला अनुच्छेद है 249, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है यदि उच्च सदन, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, 2/3 बहुमत से उक्त विषय को एक राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे। इसी के अलावा अनुच्छेद 250 है जो यह कहता है कि संसद आपातकाल संबंधी उद्घोषणा किए जाने के दौरान भारत के संपूर्ण अथवा किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी राज्य विषय पर कानून बना सकती है। ये बात अनुच्छेद 250 कहता है। इसी तरीके से आर्टिकल 252 यह कहता है कि संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक राज्य विषय पर कानून बना सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 356। इसमें किसी राज्य में संविधान व्यवस्था भंग हो जाने की घोषणा के उदाहरण में न सिर्फ राज्य विधायिका के कानून का निर्माण कार्य बल्कि उसकी वित्तीय शक्तियां भी संसद द्वारा अपने काबू पर कर ली जाती है। ऐसा इमरजेंसी के टाइम पर होता है और ये अनुच्छेद 356 इमरजेंसी प्रोविजन में आता है। नेक्स्ट है हमारा संघ की असाधारण कार्यकारी शक्तियां, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में कवर किया है कि जो सबसे ज़्यादा पावर्स है वो संघ के पास ही है, लेकिन संघ के ही द्वारा एक नियुक्ति की जाती है जिसे हम राज्यपाल की नियुक्ति कहते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति हमारे भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, जो एक संघ का सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघ की कार्यकारी शक्तियां एक राज्य को यह निर्देश देने तक भी जाएगी जैसे कि राष्ट्रीय अथवा सामरिक महत्व के और रेल मार्ग की सुरक्षा संबंधी निर्देश में घोषित संचार माध्यमों का निर्माण व रख रखाव। ऐसा आर्टिकल या अनुच्छेद 257 में कहा गया है। संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं,
लेकिन जैसे कि हमने इमरजेंसी के टाइम का पढ़ा था, उसी से अकॉर्डिंग अनुच्छेद 365 कहता है कि ऐसे निर्देशों के अनुपालन और कार्यान्वयन में किसी राज्य की विफलता उसे संघ द्वारा संवैधानिक असमंजसता की घोषणा का हकदार बना सकती है। अगर राज्य के कामों में अड़चनें हो रही हैं, अगर वो निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट पावर संघ के पास चल जाती है, फिर उस चीज़ को संघ हैंडल करता है। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की भूमिका, द गवर्नर्स रोल। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति का अनुग्रह प्राप्त रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये पॉइंट हमने पिछली स्लाइड में ही कवर किया था। राज्यपाल ही राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे कि संघ का राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य का राज्यपाल होता है। और राज्य कार्यकारिणी के सभी कार्य उसी के नाम पर और उसी के प्राधिकार के तहत किए जाते हैं। कोई भी कार्य होते हैं राज्य के, वो राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं या उन्हीं के प्राधिकार के तहत किए जाते हैं। वह एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं जो उसके कार्यों के सहयोग करे और सलाह दे, उस स्थिति को छोड़कर जब संविधान के तहत उससे अपने विवेक अनुसार काम करने की अपेक्षा होती है। यह अपवाद भारत के राष्ट्रपति के संबंध में नहीं है, जिसके मामले में सभी मंत्री सलाहें बाध्यकारी होती हैं। इस पॉइंट का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को बिना मंत्रिमंडल की सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हमारे राज्यपाल के पास यह पावर होती है कि वह अपने विवेक अनुसार कुछ मुद्दों पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कुछ मुद्दों पर राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकता है और कुछ पर मंत्रिपरिषद की सलाह पे, और जिसका प्रधान हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। या हर स्टेट के अपने अपने मुख्यमंत्री होते हैं और उनके राज्यपाल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दो के स्टेट का एक राज्यपाल भी हो सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस पॉइंट का मतलब यह है कि राज्यपाल वही कार्य कर सकता है जो उसे अपने विवेक अनुसार कार्य करने ही चाहिए, लेकिन जहाँ पर उसे मंत्री परिषद की सलाह लेनी है, उन विषयों पर वह सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। और अगर मंत्री परिषद से राज्यपाल ने कोई सलाह भी ली है तो उसका कोई जुडिक्शन नहीं होगा, कोई जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, किसी न्यायालय में उसकी जांच नहीं की जाएगी। मंत्रिपरिषद निर्वाचित राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। राज्य की जनता के प्रतिनिधि होने संबंधी उसका दावा सकारण है। जब कभी राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की अवहेलना करता है तो इसी वजह से उस पर लोक के दमन का आरोप लगाया जाता है। यह समस्या राज्यपाल की दो विशेष शक्तियों द्वारा जटिल बन सकती है। पहला तो ये कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो जाने के बाद विधायकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रोक रखने का अधिकार है, और दूसरा संवैधानिक तंत्र नष्ट होने संबंधी सरकारी बयान देने के अधिकार। यह राज्यपाल की दो विशेष शक्तियों में पहली जटिल शक्ति यह है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया बिल अगर राज्यपाल अपनी सहमति नहीं देना चाहते या फिर उस पर अभी रोक रखना चाहते हैं तो वो आगे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी उसको रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरा ये कि संवैधानिक तंत्र नष्ट होने संबंधी सरकारी बयान देने का अधिकार भी है उन्हें। नेक्स्ट है हमारा प्रशासकीय संबंध, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस।
सरकार अधिकांश रूप में अधिकारी वर्ग द्वारा ही चलाई जाती है। भारत में 3 प्रकार के अधिकारी वर्ग होते हैं: राज्य सेवा और केंद्रीय सेवाएं। राज्य केंद्र द्वारा भरी व नियंत्रित की जाती हैं, और अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र द्वारा भरी जाती हैं और काफ़ी हद तक नियंत्रित भी की जाती है। राज्य सरकारों में वरिष्ठ पद प्राय हमेशा ही अखिल भारतीय सेवाओं सदस्य द्वारा भरे जाते हैं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवाओं के साथ केंद्रीय सेवाओं के सदस्य भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही भर्ती किए जाते हैं, और राज्य सेवाओं के सदस्य हर राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। भारतीय महालेखा नियंत्रण परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं, संघ व राज्य दोनों ही सरकारों के लेखों की जांच करता है, तथा भारतीय चुनाव आयुक्त संघ व राज्य दोनों ही सरकारों के लेखों की जांच करता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और हमारे संविधान में भारतीय महालेखा नियंत्रण परीक्षक और भारतीय चुनाव आयुक्त मेंशन किया गया है, और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का भी। जैसा कि हमने अभी लास्ट पॉइंट कवर किया था, लास्ट पॉइंट में इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यों का वित्तीय महत्व, द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्घोषित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, ड्यूटीज लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्घोषित और संग्रहित किए तो राज्यों के सौंपे जाने वाले कर, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स। अनुच्छेद 270 उद्घोषित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, टैक्सेस लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। मोटे तौर पर कहा जाए तो राज्य द्वारा उगाए गए सभी कर व महसूल उनके कोष में ही जाते हैं और राज्य द्वारा ही विनियोजित कर लिए जाते हैं। जैसा कि हमने संघ सूची में देखा था कि उनमें औषधियाँ और प्रसाधन सामग्रियों पर ऐसे मुद्रांक शुल्क व ऐसे उत्पादन शुल्क शामिल होते हैं जो कि लगाए तो संघ द्वारा जाते हैं, परंतु संग्रह विनियोजन या कलेक्टेड राज्यों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका मेंशन हमने 268 में कर रखा है। संघ सूची में उल्लिखित मदों से संघ द्वारा उगाए जाने वाले राजस्व और कर दो तरीकों से विनियोजित किए जाते हैं। माल के क्रय और विक्रय पर कर अथवा अंतर्राज्यीय प्रकृति के अखबार के अलावा अन्य सामान के माल पर कर संघ द्वारा लगाए व उगाए जाते हैं, लेकिन उन राज्यों को ही सौंप दिए जाते हैं जहां वे उगाए, जब तक कि वित्त आयोग जाते हैं और संसद द्वारा लागू सिद्धांतों के अनुसार उन राज्यों के बीच ही वितरित कर दिए जाते हैं। यह हमने आर्टिकल या अनुच्छेद 269 में पढ़ा अभी। संघ सूची के तहत अन्य सभी कर व महसूल संघ द्वारा ही उगाए या लगाए जाते हैं और वित्त आयोग गठित ना हो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रीति अनुसार संघ व राज्यों के बीच ही बांट दिए जाते हैं। यह हमने अनुच्छेद 270 में कवर किया था। समवर्ती सूची में कुछ ऐसी बातें भी उल्लेखित हैं जो अदालती मोहरों के माध्यम से उगाए गए महसूलों या शुल्क के अलावा मुद्रांक शुल्क भी होते हैं, और समवर्ती सूची में दी गई वस्तुओं के विषय में शुल्क, लेकिन किसी भी अदालत में ली गई फीस शामिल न करते हुए जो संघ और राज्यों के समवर्ती क्षेत्र अधिकार या उनके जुरिडिक्शन से संबंध रखते हैं, उनकी प्राप्ति संघ और राज्य द्वारा रख ली जाती है। संघ किसी भी सूची में अनुल्लिखित वस्तुओं से कोई भी महसूल अथवा कर वसूल कर सकता है और उनके अर्थागम को अपने पास रख सकता है। संघ राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र, टेंशन एरियाज इन यूनियन स्टेट रिलेशंस। संघ राज्य विवाद मुख्य रूप से वित्त संसाधनों का बंटवारा, राज्यपाल की भूमिका, विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा विधानों को सहमति प्रदान करने में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और विसर्जन अथवा वैधानिक ध्वंस के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिशों के आधार पर ही होती रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवादों में हस्तक्षेप से पीछे हटता रहा है, लेकिन
1993 में एसआर बोमई व अन्य बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश संबंधी राज्यपाल की रिपोर्ट में दी गई विषय वस्तु की प्रासंगिकता न्याय जांच का विषय बनता है। किसी भी मामले में राज्य विधायिका तब तक भंग नहीं की जा सकती जब तक कि संसद में बहस ना हो और वह संवैधानिक ध्वंस की घोषणा ना कर दे। 1998 में उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार में नियुक्ति किए जाने के अधिकार का दावा करती पार्टियों की शक्ति का मंच परीक्षण किए जाने का आदेश दिया था। एक लंबे समय से राज्य अपने अपर्याप्त वित्त संसाधनों के विषय में शिकायत करते रहे हैं। उन्हें संघ द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता और उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ऋणों में अत्यधिक निर्भर बना दिया है। लेकिन वर्ष 2000 में लागू 80वें संविधान संशोधन ने संघ कोषों से राज्य को अधिक निधि उपलब्ध करा के असंतुलन कुछ कम करने का प्रयास किया था। इसी तरीके से अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना बोरोइंग बाय स्टेट्स की बात करता है। राज्यों के पास अब तक कोई असीमित अधिकार नहीं है कि वह बाजार से ऋण ले सके या कर्ज ले सके। कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई भी कर्ज नहीं वसूल सकता। कर्ज का कोई अंश अब तक बकाया है जो भारत सरकार द्वारा या उसकी पूर्वकालिक सरकार द्वारा राज्य को दिया गया हो और जिसके संबंध में भारत सरकार या उसकी पूर्वकालिक सरकार द्वारा गारंटी की गई है। यह सब हम आर्टिकल या अनुच्छेद 293 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस। यदि संघ और राज्य या राज्यों के किसी समूह अथवा एक और संघ व किसी राज्य या राज्यों के किसी समूह और दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या दो अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार क्षेत्र है कि वो निर्णय आदेश दे और यह अधिकार अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होती है, जिसमें हमने पढ़ा अभी केंद्र या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक और होना, अब एक या अधिक राज्यों का दूसरी ओर होना, तीसरा दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद होना। न्यायिक प्रक्रिया के बाहर अंतर्राज्यीय विवादों के हल के लिए निर्धारित दो विशिष्ट कार्य प्रणालियां हैं। जय पहली है अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। दूसरा है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल्स। अनुच्छेद 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अगर राज्य में सरकार विफल हो जाती है तो अनुच्छेद 356 का उपयोग संसद के पास अंतर्राज्यीय नदी विवादों को निपटाने के लिए अदालतें दिनार ट्रिब्यूनल का बनाने का अधिकार है। दूसरी ओर नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है कि वह अपना वैधानिक दायित्व पूरा करे। अंतर्राज्यीय विवाद का सबसे कठिन विषय है कि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारकों से पैदा होने वाले राज्यों के बीच सीमा विवाद। अनुच्छेद 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यह सभी इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं जिसमें संघ और राज्य के संबंध जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, राजनीति और राज्याधिकार, पॉलिटिक्स एंड स्टेट राइट्स। केंद्र सरकार किसी खास दृष्टिकोण को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को मना सकती है कि यदि दोनों ही सरकारें एक ही पार्टी के नियंत्रण के अंतर्गत हो। अगर दोनों ही स्टेट और केंद्र में एक ही सरकार है तो ऐसा संभव है। 1956 का व्यापक राज्य पुनर्गठन, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन, 1966 में पंजाब विभाजन होना और 1971 में उत्तर पूर्वी भारत का पुनर्गठन आदि इसलिए संभव हुए। अनुकूल समय व केंद्र में और संबंध राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और जब केंद्र में और राज्यों में भिन्न भिन्न पार्टियां होती है तो वैचारिक व राजनीतिक संघर्ष अक्सर केंद्र और राज्यों के साथ विभिन्न राज्यों के बीच भी तनाव पैदा कर देते हैं।
अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं तो वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष अक्सर पैदा होते रहते हैं। 1989 में एक दलीय आधिपत्य कांग्रेस पार्टी का निर्णायक रूप से समाप्त हो जाना और जनता एक ही दल का आधिपत्य होना 1991 से 96 की अवधि को छोड़कर केंद्र सरकार गठबंधन द्वारा चलाई जाने लगी, जिनमें क्षेत्रीय पार्टियों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी के परिणाम स्वरूप राज्य मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप भी पर्याप्त रूप से कम हो गया है। राज्यों की दो मुख्य शिकायतें बिहार अभी भी कायम है। पहला तो ये केंद्र पर आरोप है कि राज्यों में राज्यपाल के पदों पर पार्टी के आदमी बैठते हैं ताकि वह अपनी निजी राजनीतिक कार्यवाहियों को पूरा कर सके। केंद्र पार्टी को महत्व देते हुए वित्तीय समर्थन के संबंध में कुछ राज्यों से भेदभाव करता है और कुछ का पक्ष लेता है, ऐसा दूसरा पॉइंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।